हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 2 लेखांकन और अंकेक्षण, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको साझेदारी के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड जो होता है वो क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी विशेष सामग्री होती है। साथ ही साझेदारी संलेख में अगर कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम ने क्या क्या रूल्स बताए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ साझेदारी समझौते से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक और PDFs मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख जो है वो क्या होता है। तो देखिए, जब मैंने आपको साझेदारी के अर्थ के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप होती है किन्हीं 2 या 2 से अधिक पर्सनों के बीच में, तो जो हमारे पार्टनरशिप के जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। तो जो लिखित हमारे जो रूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे साझेदारी संलेख कहलाते हैं। यानी कि जो प्रपत्र होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा साझेदारी संलेख कहलाता है। तो देखिए, साझेदारी के लिखित अनुबंध को साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी के अंतर्नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, साझेदारी संलेख को साझेदारी के अंतर्नियम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या दी गई है। एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारी व्यवसाय के बारे में नियम व उपनियमों की व्याख्या की गई हो, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी कि साझेदारी के जितने भी नियम हैं कि कौन कौन से काम होने हैं इसके अंदर, कैसे होने हैं, कितनी कैपिटल लाएगा कोई साझेदार, या क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी नियम या उपनियम जिसके अंदर दिए जाएं वो क्या कहलाता है, हमारा साझेदारी संलेख कहलाता है। ओके, तो देखिए एक छोटी सी चीज़ है कि साझेदारी संलेख जो हमारा वो क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब किसी पर्सन्स ने 2 या 2 से अधिक पर्सन ने मिलकर कोई पार्टनरशिप करी है और वहाँ पर उन्होंने मौखिक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कोई भी 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने क्या करा, मौखिक एग्रीमेंट कर लिया। और फर्स्ट जो हमारा पार्टनर था वो कितना कैपिटल लाया, 50,000 लाया, और जो दूसरा था वो 30,000 लाया। ठीक है, इन्होंने मौखिक एग्रीमेंट किया है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। और ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो लाभ होगा वो क्या होगा, हाफ एंड हाफ डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब हमारी जो फर्म है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर जब हमें लाभ होता है तो ये वाला जो पार्टनर है ये मुकर जाता है अपनी बात से और कहता है कि नहीं, हमारी जो बात हुई थी वो हमारे कैपिटल्स के रेशियो पर बात हुई थी डिवाइड करने में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे वाद विवाद खड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है और वो रजिस्ट्रार से स्वीकृत करवाया जाता है, ताकि कभी भी इस तरीके की कोई जो वाद विवाद है वो हमारे फर्म के बिटवीन में ना हो। जो हमारी अवधि है हमारी पार्टनरशिप के, उसके बीच में इन तरीक़ों की चीज़ें ना हो। तो इसीलिए हमारा साझेदारी संलेख बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है साझेदारी संलेख की विषय सामग्री, यानी कि क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हमारे लिखे जाते हैं संलेख के अंदर। तो सबसे पहले देखिए इसको प्रारंभ करने की तिथि, यानी कि इसको कब स्टार्ट किया गया है। उसके बाद फर्म का नाम क्या होगा, सभी साझेदारों के नाम क्या होंगे, नाम क्या हैं, या फिर वो कहाँ पर रहते हैं। ओके, उसके बाद साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि जो हमारी साझेदारी है वो किस तरीके की है या उसका ऑफिस कहाँ पर होगा। उसके बाद साझेदारी व्यवसाय की अवधि, यानी कि जो हमारी साझेदारी है वो कितने वर्ष चलेगी। ठीक है, 10 साल, 20 साल, 25 साल। ठीक है, तो उसकी अवधि क्या रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी, यानी कि जो हमारा कौन कौन सा पार्टनर है वो कितनी कितनी पूंजी ला रहा है। ओके, वो सब भी उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि ये पार्टनर है जो 50 लाया था, ये 30 लाया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है लाभ विभाजन का अनुपात, यानी कि जो उनका लाभ विभाजन है क्या उनके कैपिटल रेशियो में होगा या इक्वली डिवाइड होगा या किस तरीके से होगा, क्या रेशियो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा आहरण, यानी कि साझेदार क्या आहरण कर सकते हैं, क्या ड्राइंग्स को निकाल सकते हैं या नहीं फर्म के अंदर से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
आहरण एवं पूंजी पर ब्याज, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स निकालता है तो क्या उसे ब्याज देना होगा, या फिर अगर जो हमारे पार्टनर्स हैं वो जो कैपिटल लेकर आए हैं तो क्या उन्हें उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसकी दर क्या रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन आदि, यानी कि साझेदारों को क्या मंथली कोई सैलरी दी जाएगी या फिर कुछ कमीशन दी जाएगी, उसका दर कितना होगा, ये सब चीज़ें भी लिखी जाती हैं उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट होगा साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, यानी कि अगर कोई जो हमारा पार्टनर है वो ऋण देता है फर्म को तो उस पर ब्याज की क्या दर होगी, ठीक है, अगर वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और कितने दर प्रतिवर्ष या मंथली या क्वार्टरली, किस तरीके से, ये सभी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश अथवा वर्तमान साझेदार के अवकाश या मृत्यु से प्रावधान। तो क्या इन बिटवीन पार्टनरशिप ड्यूरेशन क्या कोई नया पार्टनर वहाँ पर आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, ठीक है, या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई साझेदार बीच में छोड़कर जाना चाहता है तो उसको क्या क्या भुगतान करने पड़ेंगे, या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके क्या क्या तरीके होंगे, उसका जो हमारा शेयरिंग रेशियो था उसको किस तरीके से डिवाइड करना, या क्या क्या चीज़ें उसकी जो एसेट्स वगैरह होंगी उनका क्या होगा, तो ये सभी चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्म के समापन पर खातों का निपटारा, यानी कि उनका जो फर्म के जो क्लोजिंग है उसके टाइम पे जो उनके खाते हैं उनको कैसे निपटाना है, इनका मेथड। उसके बाद साझेदारों के मध्य वाद विवाद को निपटाने की विधि, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई वाद विवाद हो जाता है तो वहाँ पर उनके जो वाद विवाद उसको किस तरीके से निपटाया जाएगा, क्या कोई थर्ड पर्सन है जिसके पास जा कर के उनको निपटाया जाएगा तो उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, या फिर कोर्ट में केस जाएगा, तो इस तरीके से वो सभी मेथड्स भी यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक खाते, यानी कि जो हमारे फर्म हैं वो उसके जो खाते होंगे वो कौन से बैंक के अंदर होंगे, कौन कौन से खाते होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग। तो देखिए गार्नर बनाम मुर्रे क्या है, एक केस था कोर्ट के अंदर, एक केस आया था गार्नर और मुर्रे का, यानी कि जो दोनों थे ये पार्टनर्स थे, तो इसके ऊपर कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था एट द टाइम ऑफ जब इनको प्रॉब्लम हो गई थी, कोई वाद विवाद हो गया था, तो वहाँ पर इनको हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा वाद विवाद होता है तो क्या इसको लागू किया जाएंगे या नहीं, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण, यानी कि जो हमारी लेखा पुस्तकें हैं उनको कौन ऑडिट करेगा, किस तरीके से ऑडिट करेंगे, उनके मेथड्स क्या होंगे। ओके, साझेदारों में कार्य का विभाजन, यानी कि कौन से साझेदार को कौन कौन सा काम करना है उनको भी डिवाइड कर दिया जाता है, और उसको भी हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है कि इस साझेदार को ये कार्य सौंपा गया है। ओके, सभी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व, यानी कि कौन कौन से साझेदार को कितने अधिकार हैं, कितनी कैपिटल यूज़ करने का अधिकार है, या फिर कैपिटल लाने का अधिकार है, या फिर उसको मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का, या उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी फर्म के अंदर, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी डिसाइड कर दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ख्याति का मूल्यांकन, यानी कि जो हमारी वैल्यूएशन होगी गुडविल की वो कौन कौन से मेथड्स के कौन से मेथड के थ्रू होगी, किस तरीके से उसको उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फर्म के हिसाब किताब की अवधि, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप है वो 20 साल चलने वाली है या 10 साल चलने वाली है, तो उसको हिसाब किताब के लिए 20 साल या 10 साल नहीं रुका जाता है ना, क्योंकि सबको लाभ चाहिए होता है, तो इसलिए क्या होता है कि कुछ एक टाइम पीरियड बना लिया जाता है, जैसे 6 मंथ्स में हमें हिसाब किताब करना है या 1 ईयर में हमें हिसाब किताब करना है, तो एक टाइम पीरियड बना लिया जाता है और उसका भी मंथली डिसाइड कर लिया जाता है कि इस मंथ से लेकर इस मंथ तक हम हिसाब किताब करेंगे, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर वहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेखा पुस्तकों की सुरक्षा। तो देखिए लेखा पुस्तकों की सुरक्षा का भी खास ध्यान दिया जाता है और उसको भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से और कौन उसको सुरक्षित रखेगा। ओके, तो ये सभी कंटेंट्स हमारे साझेदारी संलेख के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी साझेदारी संलेख के अंदर नहीं दी गई हैं, तो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम उन चीज़ों को लेकर क्या कहता है, अब उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए लाभ व हानि विभाजन अनुपात।
तो देखिए क्या कहता है कि अगर मान लीजिए साझेदारी संलेख के अंदर कुछ भी लाभ हानि विभाजन अनुपात के बारे में नहीं बताया गया है कि क्या क्या उनका रेशियो रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, बराबर इसको विभाजित किया जाएगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अंदर, उनके बीच में इक्वली इसको डिवाइड किया जाएगा, चाहे उनका जो कैपिटल रेशियो हो वो कुछ भी हो, लेकिन इनको इक्वली ही डिवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूंजी पर ब्याज। यानी कि अगर साझेदारी संलेख के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है कि पार्टनर्स को कैपिटल पर कितना ब्याज दिया जाना है या नहीं दिया जाना, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कहता है कि साझेदारों को कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। कोई भी जो साझेदार है वो अधिकारी नहीं होगा ब्याज पाने का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज। यानी कि अगर किसी साझेदार ने कोई आहरण किया है तो भी अगर साझेदारी संलेख के अंदर नहीं बताया गया है तो भी हमारा जो साझेदार है उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रवृद्ध राशि पर ब्याज। यानी कि कोई भी अगर पार्टनर है वो कंपनी के उद्देश्य के समय कोई कैपिटल लेकर आता है, कोई राशि लेकर आता है, तो क्या होगा, अगर साझेदारी संलेख के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है तो उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा अगर साझेदारी संलेख के अंदर नहीं कुछ भी बताया गया है तो। ओके, उसका नेक्स्ट है फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक। यानी कि अगर कोई भी साझेदारी संलेख के अंदर पार्टनर्स की कोई सैलरी या कमीशन डिसाइडेड नहीं है, नहीं बताया गया है, तो कोई भी पार्टनर जो होगा उसे पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। कोई पार्टनर जो है वो पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं है। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साझेदारी समझौते में कुछ महत्वपूर्ण विषय। यानी कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो देखिए, यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करता है या उसके लिए फर्म का नाम इस्तेमाल करता है, तो वह फर्म के लिए लाभ के भुगतान का उत्तरदायी होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई साझेदार जो है वो क्या कर रहा है, फर्म का लेन देन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, फर्म से बाहर जाकर कर रहा है कहीं पर भी, लेकिन उसने लेन देन तो फर्म का ही किया है ना। और अगर मान लीजिए कि किसी लेन देन में उसने लेन देन तो कोई और किया है, लेकिन फर्म की कोई एसेट यूज़ कर ली, कोई परिसंपत्ति उसने यूज़ करी है वहाँ पर फर्म की, ठीक है, और या फिर अगर उसने अपनी किसी लेन देन के लिए फर्म का नाम यूज़ किया है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, अगर उस पार्टनर को कोई लाभ हो रहा है इन सभी चीज़ों के लिए, तो वो किसका होगा, वो फर्म का माना जाएगा, वो उस पार्टनर का नहीं माना जाएगा। वो हमेशा किसका लाभ माना जाएगा, फर्म का माना जाएगा। और सभी पार्टनर्स के अंदर जो भी उनका रेशियो होगा उसमें डिवाइड होगा। उस अकेले पार्टनर का वो लाभ कभी भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है या वह फर्म से प्रतियोगिता करता है, तो वह फर्म के लिए उत्तरदायी होगा। वो अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों को फर्म के लिए देय होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप है, उसके अंदर एक पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, वो सेम जो हमारा फर्म काम कर रही है वही काम, वही बिजनेस वो दूसरी जगह जाकर चला रहा है अकेला। ठीक है, और क्या कर रहा है, उससे अपनी फर्म से ही कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। उस पार्टनर को अगर वो लाभ हो रहा है और उस फर्म को हानि हो रही है कुछ जिसके अंदर वो पार्टनर है, तो क्या होगा, अगर उसको कुछ लॉस हो रहा है फर्म को, तो उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बिज़नेस को चला रहा है उससे अगर उसको कुछ लाभ हो रहा है तो वो भी उसको किसके अंदर देना पड़ेगा, फर्म में ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद उसको लाभ को नहीं रख सकता। ओके, क्लियर है। तो ये थे कुछ हमारे साझेदारी समझौते से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषय। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।